नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास यानी अतीत से वर्तमान पुस्तक के अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का अध्ययन करेंगे और इसके पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। इससे ऊपर के पहले अध्याय को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के सोशल साइंस 8th क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय पर। यह है आपका अध्याय 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ठीक है, तो बच्चों इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इसके पहले अध्याय यानी कब, कहाँ और कैसे को नहीं पढ़ा है तो पहले इसे आप जरूर पढ़ लें अच्छे से। इसका वीडियो में भी मैं डाल चुका हूँ अपने ये चैनल पे, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक है इसका। तो चलते हैं अध्याय पे। इस अध्याय को हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसके जितने भी तथ्य होंगे उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और अंत में इसका अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यह अध्याय शुरू हो रहा है यहाँ से। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। देखिए, यूरोप से बहुत सारे देशों की कंपनियाँ हमारे देश में क्या करने आई थी? व्यापार करने आई थी। लेकिन धीरे धीरे इस देश पर वह क्या करने लगी? शासन करने लगी। ठीक है, तो वह इसी प्रक्रिया को हम इस अध्याय में हम समझेंगे कि किस प्रकार वो व्यापार करने आई और किस प्रकार हमारे देश पर कौन सा फ़ायदा उठाकर वह शासन करने लगी। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि यह है हमारा पूरा पृथ्वी और इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। ठीक है, यह जो रंगीन भाग दिखाई पड़ रहा है यह स्थल है और यह जो ब्लू कलर वाला भाग दिखाई पड़ रहा है यह सब पानी ही पानी है। ठीक है, तो यह जो स्थल है वह 7 महादेशों में बटा हुआ है। ठीक है, अब वह 7 महादेश कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए एशिया महादेश, जिसमें आप रहते हैं, यहाँ आपका देश भारत है। ठीक है, एशिया। फिर इसके बगल में यहाँ यूरोप है। फिर इसके नीचे यह अफ्रीका का क्षेत्र है। फिर यह उत्तरी अमेरिका है, यह दक्षिणी अमेरिका है और यह ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 6 हुए। और देखिए 7वां नीचे यहाँ अंटार्कटिका है। ठीक है, यह स्थल कह सकते हैं आप इसको, यह बर्फ़ का महादेश है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ मिट्टी नहीं है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पृथ्वी पर कुल कितने महादेश है? 7 महादेश है। और ये जो पानी वाला भाग है, यह पानी भी 4 महासागरों में बटा हुआ है, जो आप पढ़े थे पिछले अध्याय में। यह देखिए भारत से नीचे का यह जो महासागर है, यह हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। और देखिए यह जो महासागर है यह प्रशांत महासागर है। ठीक, यह अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। यह जो स्थल भाग से ऊपर का जो क्षेत्र दिख रहा है, यह जो महासागर है यह आर्कटिक महासागर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा था पिछले अध्याय में कि हमारे पृथ्वी पर 7 महादेश है और 4 महासागर है। अब देखिए, आपने पिछले अध्याय में यह भी समझा कि यह जो यूरोप है, इस यूरोप का हमारे देश भारत के साथ बहुत प्राचीन काल से, बहुत पहले से व्यापार चल रहा था। ठीक है, मतलब इस यूरोप के लोग हमारे देश से सामान खरीद कर ले आते थे और यहाँ अपने देश में उसका उपयोग करते थे। अब देखिए, आज ना बहुत सारा सुख सुविधा का संसाधन हो गया है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कार है ना, बहुत सारा ऐशो आराम का चीज़ हो गया है। लेकिन बहुत पहले के ज़माने में ऐशो आराम का चीज़ क्या था? अच्छा खाना खा लेना, स्वादिष्ट खाना खा लेना और अच्छा कपड़ा पहन लेना, बस यही ऐशो आराम था। ठीक है, और यह दोनों चीज़ जो था यह भारत में, मतलब पूरे विश्व में इस दोनों चीज़ के लिए हमारा भारत देश प्रसिद्ध था। मतलब यह दोनों चीज़ यहाँ पे मिलता था। कहने का मतलब ये विभिन्न प्रकार के सूती रेशे, ऊनी रेशे, रेशमी रेशे यहाँ भारत में मिलते थे, है ना, इनका उत्पादन होता था। और भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन हमारे ही देश में होता था। ठीक है, तो इस कारण से यह जो हमारा देश है यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि यह यूरोप के लोग भारत के साथ उस ज़माने में व्यापार कैसे करते थे? न गाड़ी था, न बस था, न ट्रेन था, न हवाई जहाज़ था, तो फिर यहाँ से इतना दूर का सफ़र कैसे करते थे वे लोग, है ना? यूरोप से भारत का जो दूरी था वह हज़ारों किलोमीटर का सफ़र था, है ना, और बीच में अनेक पर्वत थे, पठार थे, मरुस्थल, रेगिस्तान थे, है ना, जिसे पार करना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो यूरोप के लोग अगर चाहे भी तो कई महीनों का सफ़र हो जाता था भारत में आने का और यहाँ से जाने का, है ना। तो यूरोप से भारत का व्यापार जो था वह काफ़ी मुश्किल था। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यह व्यापार होता कैसे था? तो देखिए, यूरोप का भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें अरब के व्यापारी लोग की मुख्य भूमिका थी। अब देखिए, यह अरब देश कहाँ था? तो देखिए, यहाँ यूरोप है, यहाँ आपका भारत है ना। इसी दोनों के बीच का जो यह देश था यह सब अरब देश कहलाता था उस ज़माने में। ठीक है, जिसको हम अरब कहते थे। तो अरब के व्यापारी लोग क्या करते थे? भारत से सामान खरीदते थे क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता था, और फिर उस सामान को यूरोप में बेच देते थे। ठीक है, तो अरब के व्यापारी लोग जो व्यापार
करा रहे थे यूरोप का भारत से, तो इसमें यूरोप के लोग व्यापारी के साथ क्या समस्या था सो देखिए, बहुत समस्या था, है ना। कहने का मतलब अरब के लोग व्यापारी जिस वस्तु को यहाँ से 5 रुपये में खरीदते थे, उस वस्तु को यूरोप में ये लोग 50 रुपये में बेचते थे। तो होता क्या था कि सारा मुनाफा अरब के लोग कमा जाते थे और वस्तु का जो कीमत था वह भी यूरोप में आते आते बहुत महंगा हो जाता था, ठीक है। तो यूरोप के जो व्यापारी थे वह काफ़ी परेशान थे कि कौन ऐसा उपाय लगाए कि हम डायरेक्ट भारत से व्यापार करें। तो 15वीं शताब्दी के आसपास यहाँ यूरोप के जो लोग थे वो एक नया रास्ता खोज किया भारत आने का, ठीक है। वो लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर है, ठीक है, मेडिटेरियन सी इसको इंग्लिश में कहते हैं, भूमध्य सागर है। और यहाँ पे यह जो आपको सागर छोटा सा दिख रहा है यह लाल सागर है, ठीक है। तो यूरोप के व्यापारी लोग जो क्या किए, वो भूमध्य सागर होते हुए, लाल सागर होते हुए स्थल मार्ग से कहाँ आने लगे, भारत आने लगे, ठीक है, और खुद से व्यापार करने लगे। तो अब यूरोप के लोग जो भूमध्य सागर और लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से ही जो भारत आकर व्यापार कर रहे थे, तो इसमें इन लोगों को क्या समस्या था सो देखिए। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या यह था कि यहाँ यूरोप से लाल सागर से होते हुए भारत आने में काफ़ी समय लगता था, है ना, बहुत ज़्यादा समय लगता था। एक तो यह समस्या हो गया। अच्छा, दूसरी समस्या यह था कि यूरोप से यहाँ से लाल सागर के आसपास कुछ अरब के देश थे, है ना, उस देश के लोग क्या करते थे, व्यापारियों का सामान और पैसा सब लूट लेते थे, है ना। तो अब सोचिए कोई व्यापार करने जाएगा, इतना दूर से इतना मेहनत करके आएगा व्यापार करने और उसका सारा पैसा माल सब लूट लेगा, उसको मार देगा, तो कोई व्यापार करना चाहेगा, नहीं चाहेगा, है ना। तो यूरोप के लोग इससे काफ़ी परेशान थे, ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ ऐसे देश थे जो अच्छे देश थे, तो उस देश से होकर गुजरने पर उनको क्या करना पड़ता था, यूरोप के व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था, ठीक है। तो यूरोप से भारत का जो व्यापार होता था उसमें यहाँ के व्यापारियों को बहुत सारे देशों में कर चुकाना पड़ता था, ठीक है, और बहुत सारे देशों में सामान और पैसा लूट जाने का डर था, ठीक है, और बहुत समय अधिक लग रहा था। तो कहने का मतलब यह जो लोग उपाय खोजा था यहाँ से व्यापार करने का लाल सागर से होते हुए, ठीक है, यह भी इनका बहुत परेशानी भरा व्यापार था। तो यूरोप के जो व्यापारी थे वह काफ़ी परेशान थे, है ना। वह बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि हम कौन ऐसा उपाय लगाए कि हम भारत जाए और बीच में हमको अरबी लोग से सामना नहीं करना पड़े, है ना। तो अंत में इन लोग को सफलता मिली। ये लोग क्या किए, समुद्री रास्ते से होकर भारत आने का ये रास्ता ढूंढ लिए, ठीक है। यहाँ से यूरोप से समुद्र के रास्ते से होते हुए कहाँ आने लगे, भारत आने लगे। अब इसमें इनको सिर्फ एक ही समस्या था कि समय अधिक लगता था, बाकी किसी चीज़ का समस्या इनको नहीं था। किसी भी देश को ना टैक्स देना, ना किसी कहीं पे माल लूटने का डर, है ना, किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं था। तो देखिए यह जो यूरोप से समुद्री रास्ता जो भारत तक आ रहा था, इस समुद्री रास्ते का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने ही पहली बार 1498 में यूरोप से होते हुए समुद्री रास्ते से होते हुए कहाँ आया था, भारत आया था। देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था, ठीक है, पुर्तगाल यहीं पे पड़ता है, ठीक, यहीं का वह नाविक था कौन, वास्को डी गामा। यह 1498 में यह पूरे अफ्रीका महादेश का चक्कर लगाते हुए कहाँ पहुँचा, यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप यहाँ पे जगह है, ठीक है, उसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यहाँ पे पहुँचा कौन, वास्को डी गामा। फिर उसके बाद यहाँ से अपना जहाज़ स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कहाँ आ गया, समुद्र के रास्ते से होते हुए यहाँ भारत पहुँच गया। देखिए भारत में यहाँ पे यहीं पे एक केरल है, ठीक है, केरल राज्य है। इसी केरल में एक जगह था जिसका नाम था कालीकट, ठीक है, वहीं पे वह वास्को डी गामा पहुँचा। देखिए वह केरल में जो कालीकट जगह था जहाँ पे वास्को डी गामा आया था, तो उस समय वहाँ का शासक था जेमुडीन, ठीक है। तो उस जेमुडीन ने वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया, खूब अच्छे से स्वागत किया और वास्को डी गामा को यहाँ व्यापार करने का अनुमति भी दे दिया, ठीक है। तो 1499 में, मतलब 1498 में आया और 1499 में जब वास्को डी गामा जब वापस गया, ठीक है, तो उसने अपने पूरे जहाज़ में मसालों और कपड़ों से क्या कर लिया, भर लिया, ठीक है। मसाला और कपड़ा अपने पूरे जहाज़ में लाद के कहाँ चला गया, वापस यूरोप चला गया, ठीक है। तो जब वह यूरोप पहुँचा, है ना, तो यूरोप में क्या किया, अपने साथ जो सामान लेके गया था उसको यूरोप में बेच दिया, ठीक है। तो वह जब उस सामान को बेचा तो उसके यात्रा पर जितना खर्चा हुआ था, उस 2 साल में आने जाने में जितना खर्चा हुआ था उसको, उस पूरे खर्चे से 60 गुना अधिक उसको लाभ हुआ था। किसको, वास्को डी गामा को, ठीक है। अब इसे देखकर, इस वास्को डी गामा को देखकर यहाँ के यूरोप के जो व्यापारी थे वो लोग हैरान रह गए, वे लोग काफ़ी उत्साहित भी हुए, है ना। और धीरे धीरे वे लोग और भी अन्य देश के लोग धीरे धीरे क्या हुए, वास्को डी गामा से पता पूछकर कि कैसे जाते हैं, है ना, धीरे धीरे और भी अन्य देश के लोग क्या हुए, समुद्र के रास्ते से होते हुए भारत आने लगे, ठीक है। अब इनको बीच में अरब का सामना नहीं करना पड़ता था, ना सामान लूटने का डर था, ना किसी को टैक्स देने का समस्या था, है ना।
ये लोग डायरेक्ट व्यापार कर रहे थे, कहाँ से? भारत से। ठीक है, तो अब देखिए इस व्यापार के क्रम में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, है ना, क्योंकि वास्को डी गामा जो था वह कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, पुर्तगाल यहीं पे पड़ता है, यहीं से वह आया था, कहाँ? भारत आया था। ठीक, अच्छा, पुर्तगाल के बाद ये डच आया, ठीक, जिसको आज हम लोग नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डच का व्यापारी लोग आया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर ये इंग्लैंड का व्यापारी आया। देखिए इंग्लैंड यहीं पे है ना, इंग्लैंड का व्यापारी आया हमारे देश में व्यापार करने। फिर चौथे नंबर पर फ्रांस का व्यापारी आया, फ्रांस भी यहीं पे पड़ता है ना, फ्रांस भी आया हमारे देश में व्यापार करने। फिर फ्रांस के बाद डेनमार्क भी आया, डेनमार्क भी यूरोप का ही एक देश है। तो इस तरह से यूरोप के बहुत सारे देश हमारे देश में आने लगे, लेकिन मुख्यतः यही पांचों आए थे। कौन कौन? सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद तब डेनमार्क। ठीक है, अब देखिए इस यूरोप से जो पांच पांच देश के व्यापारी जब भारत से व्यापार करने लगे, तो अब देखिए क्या समस्या खड़ा हुआ। कहने का मतलब एक ही मसाला को, एक ही कपड़ा को वे लोग क्या करते थे, यहाँ से ढोक के ले आते थे यूरोप में, और यहाँ पे बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार था यूरोप में, और पांच पांच देश के लोग एक ही सामान को बेचते थे। ठीक है, कहने का मतलब वही सामान पुर्तगाल भी, वही सामान डच भी, वही सामान फ्रांस भी, और वही इंग्लैंड, और वही डेनमार्क, पांचों देश एक ही सामान को यहाँ से लेके जाएंगे और अपने बाज़ार में बेचेंगे। तो क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, है ना, कंपटीशन होगा, और सामान का दाम जो था वह कम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो जब सामान का दाम कम होने लगा तो यहाँ के जो व्यापारी लोग थे इनका मुनाफा भी कम होने लगा। लास्ट में क्या हुआ? ये पांचों देश के जो व्यापारी थे, जो भारत में व्यापार कर रहे थे, पांचों देश, है ना, कौन कौन? पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क, यह पांचों देश यहाँ हमारे देश में, भारत में आपस में लड़ने झगड़ने लगे, है ना। लड़ते झगड़ते सब कोई चाहता था कि हम अकेला भारत के साथ व्यापार करें, है ना, सब कोई अपना अकेला व्यापार करना चाह रहा था। तो इस अकेला व्यापार करने के चक्कर में पांचों देश हमारे ही देश में लड़ने झगड़ने लगे, और लड़ते झगड़ते लास्ट में सिर्फ इंग्लैंड बचा। ठीक है, बाकी देश जो थे वो हार के कहाँ चले गए? वापस अपने यूरोप चले गए। हमारे देश में सिर्फ कौन सा देश बच गया? इंग्लैंड बच गया, और यही इंग्लैंड हमारे देश में अब व्यापार करने लगा। ठीक है, आशा आप समझ रहे होंगे हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाइनली 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, इस तारीख को आप याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ठीक है, कहाँ स्थापना हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ? यहाँ इंग्लैंड, यूरोप में उसका स्थापना हुआ। ठीक है, अब इस कंपनी का क्या काम था? इस ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, और इस कंपनी को पूरे भारत में अकेला व्यापार करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, कौन अधिकार दिया? इंग्लैंड दिया। ठीक है, कि तुम अब अकेला क्या करो? पूरे देश में, भारत में व्यापार करो। इसका मतलब यह था कि सिर्फ यही कंपनी, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से यूरोप का व्यापार कर सकती थी। ठीक है, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। आया बात समझ में? यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से? तो यही इंग्लैंड यानी अंग्रेज़ यहाँ हमारे देश में व्यापार करते धीरे धीरे क्या किया? हमारे पूरे देश को अपना लिए, हथिया लिए, हमारे देश पर क्या कर लिए? कब्जा जमा बैठे। ठीक है, तो देखिए जिस समय यूरोपीय कंपनियां भारत आकर भारत के साथ व्यापार में लगी हुई थी, ठीक है, उस समय हमारे देश में क्या चल रहा था यह भी हमको जानना है ना। जिस समय यूरोप के कंपनी भारत में आकर व्यापार कर रही थी, ये लोग अपने में आपस में लड़ झगड़ के बाकी सभी कंपनियों को भगा दिया, सिर्फ कौन सा कंपनी बच गया? इंग्लैंड बच गया। तो उस समय हमारे देश का जो राजनीतिक व्यवस्था था, है ना, वह क्या था? हमारे देश का क्या हाल चाल था? इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए हम दूसरे मैप पे देख रहे हैं, यह है हमारा आज का भारत। ठीक है, आज जो हमारा भारत है वह यही है। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ भूटान है, यह पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ अलग अलग देश है, यहाँ नेपाल है। ठीक है, तो देखिए जिस समय यहाँ यूरोप से जो कंपनियाँ आ रही थी, भारत के साथ व्यापार कर रही थी, उस समय जो हमारा देश था, यह पूरा भारत था। ठीक है, हमारा भारत काफ़ी विशाल था। यह पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, यह सब क्या था? यह सब हमारे देश का हिस्सा था। ठीक है, सब हमारा भारत देश था। और उस समय हमारे देश पर मुग़लों का शासन था। ठीक है, कौन शासन कर रहा था? मुग़ल। देखिए मुग़ल शासन का स्थापना बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा था हुमायूं यहाँ पर शासन किया। फिर उसके बाद उसका बेटा अकबर था, अकबर यहाँ पे शासन किया। फिर अकबर का बेटा जहांगीर था, वह जहांगीर शासन किया। फिर जहांगीर के बाद शाहजहाँ, जिसने ताजमहल बनवाया था, है ना, उसने शासन किया। फिर उसके बाद औरंगजेब यहाँ पे शासन किया, है ना। उसके बाद फिर बहादुर शाह जफ़र
शासन किया, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे शासन करते चला गया हमारे देश पे। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे हुआ क्या कि मुग़ल शासन जो यहाँ पे चल रहा था, तो जब तक औरंगज़ेब था, ठीक है, शाहजहाँ का जो बेटा था औरंगज़ेब, जब तक औरंगज़ेब था तब तक हमारा देश पूरा भारत था। ठीक है, उसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब मरा, यानी 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब मरा था, तो उसके बाद जो उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, जैसे जैसे राजा बनते गया वैसे वैसे हमारा भारत देश क्या हुआ, कमज़ोर होते चला गया। क्योंकि उसके बाद जो राजा बनते गए वे लोग इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं सके, है ना, क्योंकि वे लोग राजा बनने के बाद ऐशो आराम में डूबे रहते थे हमेशा, है ना। तो धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति और सैन्य शक्ति घटती गई, और क्या हुआ, यह जो हमारा देश है, इतना बड़ा साम्राज्य था, यह धीरे धीरे टूटते चला गया। ठीक है, यहाँ का राजा जो छोटा राज्य अलग हो गया, यहाँ का राज्य अलग हो गया, यहाँ का राज्य अलग हो गया, इस तरह छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश धीरे धीरे क्या हुआ, बंटने लगा। क्योंकि मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ रहा था, तो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में हमारा देश बिखरने लगा। तो देखिए, यह जो क्षेत्र था यह बंगाल का क्षेत्र था, है ना। सबसे पहले बंगाल अलग हुआ, ठीक है, फिर बंगाल के बाद यह जो क्षेत्र था अवध का क्षेत्र था, यह अवध भी अलग हो गया, है ना, अपना अलग स्वतंत्र राज्य हो गया। फिर हैदराबाद अलग हो गया, यहीं पे था हैदराबाद। फिर उसके बाद मराठा था यहाँ पे, यह मराठा भी अलग हो गया। मुग़ल मराठा तो पहले से ही अलग था। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे राजपूत था, राजपूत का शासन था यहाँ पे राजस्थान में, यह भी अलग हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे पंजाब के आसपास में यहाँ पे सिख का शासन था, यह भी अलग हो गया, अपना अलग राज्य बना लिया। नीचे कर्नाटक के आसपास यहाँ मैसूर का राज्य था, वह भी अपना अलग ये राज्य बना लिया। तो धीरे धीरे यह जो मुग़ल साम्राज्य जो एक पूरा भारत था, है ना, मुग़ल साम्राज्य के समय, वह धीरे धीरे क्या हुआ, वह टूटने लगा, वह छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। अब जब देखिए, जब छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया तो हमारा देश कमज़ोर हो गया। ठीक है, अब जब कमज़ोर हो गया तो यूरोपीय देश जो यहाँ पे ये व्यापार करने आया था, उसको हमारे देश को हथियाने में आसानी हो गया एकदम, है ना। आसानी से वह क्या किया, अपने कूटनीति से धीरे धीरे एक एक करके राज्य को क्या किया, अपने अधीन करते चला गया। तो हम लोग क्या समझे उस समय, एक तरफ जो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूरोप था, इस तरफ यूरोप के जो शासक लोग थे, वे लोग नया नया खोज कर रहे थे, नया नया अनुसंधान कर रहे थे, है ना, नए नए ज्ञान से नए नए विज्ञान का विकास कर रहे थे। तो दूसरी तरफ हमारे देश के जो शासक थे वह ऐशो आराम में और भोग विलास में डूबे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, टूटना ही था यहाँ के राज्य को। तो आशा है आप अभी तक हम जो समझाए हैं उसको आप अच्छे से समझे होंगे, क्या राजनीति व्यवस्था था उस समय हमारे देश का और यूरोप का। ठीक है, हम चलते हैं किताब पे। आप मैप की सहायता से आप पहले टॉपिक यानी भारत और यूरोप के बीच के व्यापार को समझ चुके हैं अच्छे से। फिर उसके बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना टॉपिक को भी आप समझ चुके हैं मैप की सहायता से। अब हमारा जो अगला टॉपिक समझने वाला है वह है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, हम इसको समझते हैं, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष क्या था, इसको हम मैप पर समझते हैं अच्छे से। यह है आपका आज का भारत। ठीक है, और इस भारत में यहीं पे है आपका कर्नाटक, यह अभी का जो कर्नाटक है वो यही कर्नाटक है। और इसी कर्नाटक के नीचे देखिए यहाँ पे केरल है। ठीक है, केरल में यहीं पे है कोझिकोड। देखिए, यह कर्नाटक का क्षेत्र है, यह केरल का क्षेत्र है, और इसी केरल में यहाँ पे कोझिकोड है। इसी को पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यहीं पे सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। ठीक है, यहीं पे जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था, यही है कालीकट। ठीक है, अब हम समझते हैं अंग्रेज फ्रांस का संघर्ष। ये अंग्रेज फ्रांस का जो संघर्ष था वह कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रख लेंगे, कौन सा युद्ध, कर्नाटक युद्ध। देखिए, अभी का जो कर्नाटक है यह कर्नाटक है, और उस समय जो था यह पूरा क्षेत्र कर्नाटक का था। ठीक है, इसको मैसूर राज्य भी कहा जाता था। थोड़ी देर पहले आपने समझा था कि यूरोप से 5 कंपनियाँ आई थी, 5 देशों की कंपनियाँ आई थी। कौन कौन? सबसे पहले पुर्तगाल आया था, फिर डच आया, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, फिर डेनमार्क। ठीक है, लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते सभी देश वापस चले गए। लेकिन हमारे देश में बच गया कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, फ्रांस भी चला गया, लेकिन फ्रांस थोड़ा मजबूत देश था, इसलिए फ्रांस भी रुका रह गया, है ना। फ्रांस को इंग्लैंड वालों ने हराया, तब जाके फ्रांस गया यहाँ से। ठीक है, तो उसी फ्रांस और इंग्लैंड का जो संघर्ष था उसी को हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, फ्रांस का जो मुख्य कार्यालय था यहाँ, जो ये वह यहाँ पे था। यहाँ देखिए पुडुचेरी नाम है, उस समय उसका नाम पोंडिचेरी था। ठीक है, तो फ्रांस का जो मुख्य कार्यालय था यहीं पर था। ठीक है, और अंग्रेज़ का जो मुख्य कार्यालय था वह पूरे देश में फैला हुआ था। यहाँ पे कोलकाता में भी था, ठीक है, बंगाल में भी था, यहाँ दिल्ली में भी था, है ना, सूरत में भी था, बहुत जगह था उसका। लेकिन फ्रांस जो था सिर्फ इतने ही दूर में सिमटा हुआ था। ठीक है,
फ्रांस चाहती थी कि भारत से व्यापार करने का अधिकार सिर्फ उसे मिले, है ना। अंग्रेज़ चाहता था कि भारत से व्यापार करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज़ के पास, इंग्लैंड के पास रहे। अंततः क्या हुआ, दोनों ने खूब युद्ध किया, है ना, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में फ्रांस का क्या हुआ, हार हुआ, है ना, और फ्रांस यहाँ से वापस चला गया अपने यूरोप। ठीक है, तो अब हमारे पूरे इस देश पर किसका अधिकार बन गया, इंग्लैंड का। ठीक है, अब सिर्फ इंग्लैंड ही हमारे पूरे देश पर व्यापार करने लगा। यह पूरा उस समय हमारा देश ये इंग्लैंड का अधीन आ गया। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यह सब इंग्लैंड का अधीन था उस समय। तो हुआ क्या कि अब तो जितने भी यूरोपियन कंपनियां थी सब चली गई थी, अब सिर्फ अंग्रेज़ ही बचे थे यहाँ पे। तो अब अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए सिर्फ क्या करना था, यहाँ के टुकड़ों में बटे छोटे 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 राज्यों से ये लड़ना था। ठीक है, और उनका सामना करना था। ठीक, क्योंकि उनके सारे प्रतिद्वंदी जो यूरोपीय देश थे वे सब यहाँ से वापस चले गए थे। ठीक है, अगला जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं उसका नाम है अंग्रेज़ और बंगाल। ठीक है, इस अंग्रेज़ और बंगाल को हम समझते हैं। देखिए, अभी तक आपने समझा कि यूरोपीय कंपनियां जो आई थी वे सभी धीरे धीरे क्या हुई, वापस चली गई, लड़ते झगड़ते, है ना। यहाँ पे सिर्फ कौन बचा, सिर्फ अंग्रेज़ बचा, इंग्लैंड बचा। ठीक, अब इंग्लैंड को जो था वह सिर्फ यहाँ हमारे देश में टुकड़ों में बटे छोटे छोटे जो राज्य थे उस पर क्या करना था, अधिकार जमाना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अंग्रेज़ जो था यहाँ बंगाल पर अपना दिमाग लगाया। ठीक है, बंगाल का क्षेत्र यहीं पे था। ठीक, देखिए उस समय मुग़ल शासन था जब अंग्रेज़ आया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ जिस समय आया था उस समय मुग़ल शासन से क्या किया था, ये मुग़ल राजाओं से यहाँ बंगाल में मात्र 3 गांव का ज़मींदारी लिया था। ठीक है, उसने जाके गुहार लगाया कि हुजूर हमको मात्र 3 गो गाँव हमको दे दीजिए बंगाल में, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको मात्र 3 गो गाँव चाहिए। ठीक है, और वह 3 गाँव कौन कौन था, यह 3 गाँव था गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। ठीक है, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, मात्र यही 3 गांव क्या हुआ, अंग्रेज़ जो था मुग़ल शासन से ले लिया ज़मींदारी इस 3 गांव का। कितना रुपया में, मात्र 1200 रुपया में। ठीक है, उस समय 1200 रुपये का वैल्यू था। 1200 रुपये में मात्र इसी 3 गाँव को क्या किया, वह ज़मींदारी ले लिया। और यही 3 गाँव जो मिलके आज के डेट में, जिस आप कोलकाता शहर को जानते हैं, यह जो कोलकाता शहर है यही 3 गाँव को मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना चालाक था वह, मात्र 3 गाँव लिया था ज़मींदारी के लिए, है ना, गुहार लगा के, और धीरे 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 क्या हुआ, पूरे बंगाल को हथिया लिया। अब देखिए कैसे हथियाया पूरे बंगाल को, हम समझते हैं। अपने देश का मैप को थोड़ा जूम कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश है जो अलग देश है ना, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ बिहार है आपका जहाँ पर रहते हैं, यहाँ झारखंड है, यहाँ उड़ीसा है। ठीक है, तो यह सभी मिल के उस समय बंगाल कहा जाता था। ठीक है, बंगाल जो क्षेत्र था वह इस सभी को मिला के था। ठीक है, जिस समय पूरे देश में मुग़ल शासन था, है ना, और मुग़ल शासन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, टूट रहा था, तो उस समय टूटने वाला सबसे पहला जो राज्य था वह यही बंगाल था। ठीक है, उस समय बंगाल का दीवान ये मुर्शिद कुली खान था। ठीक है, मतलब यहाँ जो मुग़ल शासन था, मुग़ल शासन जैसे आज कैसे एक प्रधानमंत्री है उसके बाद प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री है, तो उसी तरह एक प्रधानमंत्री हुआ करता था पहले जो मुग़ल शासन का हेड होता था, है ना। उसके बाद हर राज्यों में अलग अलग दीवान होता था। तो उस समय बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खान था, है ना। तो मुर्शिद कुली खान जो था वह देखा कि जब पूरा मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ रहा है तो उसने अपने बंगाल को अलग कर लिया और अपने आप को बंगाल का शासक घोषित कर दिया और वह बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, वह अपने आप को अलग कर लिया पूरे भारत से। कौन, मुर्शिद कुली खान। देखिए हम बंगाल का जो व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था, उसको हम इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा समझते हैं, अच्छे समझ में आपको आएगा। देखिए मुर्शिद कुली खान जो अभी आप सब पढ़े थे, यह मुग़ल साम्राज्य में क्या था, बंगाल का दीवान था, है ना। यह देखा कि मुग़ल साम्राज्य अब कमज़ोर पड़ रहा है तो यह मुर्शिद कुली खान अपने आप को पूरे भारत से अलग कर लिया, यह बंगाल का नवाब बन गया। कौन, मुर्शिद कुली खान। ठीक, देखिए मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना, कब, 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके बाद अलीवर्दी खान बना। देखिए इसके समय में भी यूरोपीय अंग्रेज़ मतलब व्यापार कर रहे थे, लेकिन एक सीमित उनका अधिकार था, वे अपना टैक्स चुका रहे थे और व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए अलीवर्दी खान जब मरा, ठीक, तो इस अलीवर्दी खान का नाती था एक सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी खान का कौन था, नाती था, है ना, नाती मतलब उसकी बेटी का बेटा। ठीक, सिराजुद्दौला, यह कब बना, वहाँ का नवाब बंगाल का 1756 ईस्वी में बना। ठीक है, अब जब देखिए सिराजुद्दौला जब वहाँ का नवाब बन गया तो क्या समस्या हो गया। देखिए जो सिराजुद्दौला था यह अलीवर्दी खान का नाती था। ठीक है, तो अलीवर्दी खान का और भी दूसरा नाती सब था, है ना, वह भी नवाब बनना चाह रहा था।
अच्छा, इस अली वर्दी खान की बेटी थी, वह भी नवाब बनना चाह रही थी, और इस अली वर्दी खान का कुछ दामाद था, वह भी यहाँ का नवाब बनना चाह रहा, इसका बेटा नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब यह नवाब बन गया सिराजुद्दौला, तो इसके परिवार में कलह होने लगा। ठीक है, झगड़ा होने लगा। वह चाहता था हम बने, वह चाहता था हम बने, है ना। तो इस झगड़ा का फ़ायदा उठाया कौन? अंग्रेज़। ठीक है, अंग्रेज़ इसके झगड़ा का फ़ायदा उठाया। अच्छा, सिराजुद्दौला जो था उसका सेनापति था मीर जाफ़र। ठीक है, सेनापति मतलब सिराजुद्दौला का जितना भी सेना था, उस सभी सेना का हेड कौन था? मीर जाफ़र, है ना। तो सिराजुद्दौला के परिवार में और भी लोग जो सिराजुद्दौला को नहीं बनाना चाह रहे थे नवाब, है ना, वो तो अंग्रेज़ के साथ मिल ही गए। इसका जो एक सेनापति था मीर जाफ़र, वह भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। ठीक है, यह सिराजुद्दौला बेचारा धोखा में फंस गया। ठीक है, अच्छा, एक और बात को समझ लिए, उस समय क्या हुआ था 1717 में। अंग्रेज को 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर, मतलब 1717 में फ़र्रुखसियर कौन था? मुग़ल का सम्राट था, है ना। तो अंग्रेज़ों ने फ़र्रुखसियर से क्या किया? 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था। ठीक है, मतलब मात्र 3000 रुपया दे के अंग्रेज़ ने क्या किया था? फ़र्रुखसियर से क्या अधिकार ले लिया था कि पूरे बंगाल में वह व्यापार करेगा और एक पैसा किसी को टैक्स नहीं देगा। ठीक है, यह कब लिया था? 1717 में ही, जब मुग़ल साम्राज्य ठीक ठाक था तब। ठीक है, तो इस अनुमति के बदले वह जो अंग्रेज़ था, वह पूरे बंगाल में व्यापार कर रहा था, लेकिन इस सिराजुद्दौला को 1 रुपया भी नहीं दे रहा था। ठीक है, और इसका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बंगाल में, है ना। सारा मुनाफा अंग्रेज़ कमा रहा था, यह सिराजुद्दौला को 1 पैसा नहीं दे रहा था। ठीक, तो यह इस दोनों में क्या हुआ? कलह हो रहा था, झगड़ा हो रहा था कि मतलब ये कैसे युद्ध करके इसको हरा दे। यह चाह रहा था कि कैसे हम इसको हटा दें। तो इसका जो समस्या था, यह अंग्रेज़ अच्छी तरह जान रहा था, है ना। इसके परिवार में कलह था, है ना, और इसका सेनापति था मीर जाफ़र, इसको ही मिला दिया था। अब देखिए, जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी ये बंगाल में ही एक जगह है, वहीं पे युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब? 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच संघर्ष हुआ। ठीक, अंग्रेज़ का जो सेनापति था वह रॉबर्ट क्लाइव था। इसका नाम आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो इस दोनों में खूब युद्ध हुआ और अंततः क्या हुआ? यह सिराजुद्दौला मारा गया। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसका परिवार का सब आदमी इससे मिला हुआ था। इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, यह भी इसके साथ मिला हुआ था। ठीक है, तो लास्टली क्या हुआ? बेचारा सिराजुद्दौला हार गया, यह मारा गया, है ना, और अंग्रेज़ जीत गया। ठीक, अब देखिए, जब अंग्रेज़ जीत गया तो यह खुद वहाँ का नवाब नहीं बना बंगाल का, है ना। यह बहुत चालाक था, यह चाहता था कि हम सिर्फ व्यापार करें, पैसा कमाएं। इसको राजकाज से कोई इसको इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो यह क्या किया? मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, अंग्रेज़ जब जीता 1757 में प्लासी के युद्ध में, तो इसने क्या किया? मीर जाफ़र को क्या किया? वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, जब मीर जाफ़र जब यहाँ का नवाब बना बंगाल का, तो कुछ वर्षों के बाद धीरे धीरे इस मीर जाफ़र को समझ में आया कि हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, है ना, हम बहुत बड़ा धोखा किए हैं। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको समझ में आया कि हम बंगाल की जनता के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किए हैं, है ना। इसको अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, तो जब गलती का एहसास होने लगा तो यह अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करने लगा, है ना। यह बार बार बोलता था कि ऐसे नहीं करो। यह अंग्रेज़ों को हर काम में ये अंग्रेज़ को क्या कर रहा था? रोक रहा था। तो अंग्रेज़ गुस्सा हो गया, है ना। अंग्रेज़ जब गुस्सा हो गया तो इस मीर जाफ़र को हटा दिया, और इस मीर जाफ़र का एक दामाद था मीर कासिम। ठीक है, इस मीर कासिम को यह अंग्रेज़ यहाँ का फिर नवाब बना दिया। ठीक है, कब? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में कौन बना? मीर कासिम। ठीक, तो देखिए, यह जब मीर कासिम जो यहाँ का नवाब बना 1760 में, यह अंग्रेज़ के हाथ का कठपुतली था, है ना। जैसे अंग्रेज़ कहता था वैसे वैसे मीर कासिम करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद इसको भी समझ में आने लगा कि नहीं, यह जो अंग्रेज़ है यह पूरे बंगाल के साथ बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज़ लोग जो थे, यह बिना टैक्स दिए ही व्यापार कर रहे थे, है ना। अब इससे क्या हो रहा था कि बंगाल को बहुत काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा था, बहुत घाटा हो रहा था। अच्छा, घाटा हो रहा था तो, और साथ ही साथ यह हमारे देश का जो अपना व्यापारी सब था, मतलब बंगाल का जो अपने देसी व्यापारी था, उस सबको ही बहुत घाटा हो रहा था, क्योंकि सारा पैसा माल यही कमा ले रहा था। कौन? अंग्रेज़ कमा ले रहा था। ठीक, तो अब ये मीर कासिम जो है वह दिमाग लगाने लगा कि हम किस प्रकार इस अंग्रेज़ों को हम पछाड़ें, यहाँ से भगाएं। ठीक, तो देखिए, यह मीर कासिम थोड़ा दिमाग लगाया। यह सबसे पहले क्या किया? पहले उस समय बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद था। ठीक है, तो ये मीर कासिम क्या किया? राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। ठीक है, देखिए, यह भारत के नक्शे में आपका ये बंगाल का पूरा यह क्षेत्र था। ठीक है, अभी ये पश्चिम बंगाल है, आपका कोलकाता अभी यहाँ है। उस समय इस पूरे बंगाल का राजधानी कहाँ था?
मुर्शिदाबाद था। देखिए मुर्शिदाबाद जो था वह यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे कहीं पे था, ठीक, यहाँ जो हम बिंदु दर्शा रहे हैं यहीं पे मुर्शिदाबाद था। तो ये मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। देखिए मुंगेर यहीं पे बिहार में यहीं पे पड़ता है मुंगेर, ठीक है, इसी के आसपास। तो यहाँ से इस मुर्शिदाबाद से उठाकर अपनी राजधानी को कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया, क्योंकि उस समय यह पूरा बंगाल का क्षेत्र था। तो अब देखिए यह जो मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, उसके पीछे क्या कारण था, है ना। तो ये मीर कासिम जो था वह काफ़ी चालाक था, है ना। यह मुंगेर में अपना राजधानी ले जाकर मुंगेर में एक बहुत बड़ा किला बनवाया, ठीक है, और उस किला में क्या किया, लगभग 40,000 सैनिक का फौज तैयार किया, ठीक है। क्यों, अंग्रेज़ से लड़ने के लिए, ठीक है। कितना किया, 40,000 सैनिक का फौज तैयार किया ताकि वह अंग्रेज़ों से लड़ सके। अच्छा, 40,000 जो सैनिक का फौज तैयार किया, तो उस फौज को काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग दे रहा था, है ना, ताकि वह अंग्रेज़ों से लड़ सके, क्योंकि अंग्रेज़ का जो सैनिक सब था वह काफ़ी नया नया आधुनिक हथियार सब उसके पास था, बंदूक था, तोप था, है ना, और अच्छा लड़ने का टेक्निक सब जानता था। लेकिन भारत का जो सैनिक सब था वह सब थोड़ा उतना अंग्रेज़ों का जैसा नहीं था। तो मीर कासिम ने क्या किया, 40,000 सैनिक का फौज तैयार किया, कहाँ, मुंगेर में, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उस समय मुग़ल शासक शाह आलम था, ठीक है, उसके पास भी गया, कौन, मीर कासिम, ठीक। उसको बोला कि आप भी मेरे साथ रहिए, है ना, और मेरे साथ लड़ाई कीजिए, किससे, अंग्रेज़ों से, ठीक। अच्छा, फिर मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास गया, है ना। उस समय शुजाउद्दौला जो था वह अवध का नवाब था, ठीक। उसको भी क्या बोला कि आप भी मेरे साथ आइए और अंग्रेज़ों से लड़ाई कीजिए, अंग्रेज़ों को क्या करना है, भगा देना है यहाँ से उसको एकदम अच्छे से। तो देखिए यह तीनों जो है, मीर कासिम जो उस समय बंगाल का नवाब था, शाह आलम जो उस समय मुग़ल शासक था, है ना, आपको तो पता ही मुग़ल शासक एकदम कमज़ोर पड़ गया था, और उसके बाद शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तो यह तीनों जो राजा था, तीनों नवाब था, यह तीनों शासक मिलकर क्या किया, लड़ाई लड़ा, किससे, अंग्रेज़ से, ठीक है। देखिए उस समय अंग्रेज़ का जो सेनापति था उस समय भी रॉबर्ट क्लाइव ही था, ठीक है। प्लासी का युद्ध का समय भी यही था, रॉबर्ट क्लाइव ही था, ठीक है। यह बहुत चालाक आदमी था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो एक तरफ मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला यानी बंगाल का नवाब, मुग़ल शासक और अवध का नवाब, और एक तरफ अकेला अंग्रेज़, है ना, जिसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। यह तीनों में काफ़ी अच्छा युद्ध हुआ, है ना, खूब संघर्ष हुआ। कब, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध कहते हैं, ठीक है। यह बक्सर हमारे बिहार में ही है, बिहार में ही एक बक्सर नामक जगह है, वहीं पे यह युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस अंग्रेज़ ने इस तीनों को हरा दिया था, ठीक है। यह तीनों बेचारा हार गया था और यह अंग्रेज़ जीत गया था। अब देखिए हारने के बाद क्या हुआ, यह जो पूरे बंगाल का क्षेत्र था, इस पूरे बंगाल के क्षेत्र पर किसका नियंत्रण हो गया, अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। आया बात समझ में, इस पूरे बंगाल के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। अब देखिए जब अंग्रेज़ जीत गया इस पूरे बंगाल पर तो उसका मन बढ़ गया, है ना। अब वह धीरे धीरे क्या हुआ, सब जगह फैलने लगा, है ना। देखिए ये अंग्रेज़ जो था वह 1764 में बक्सर का युद्ध जब हुआ उसमें तीनों को हरा दिया जब, है ना, ये शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला को, तो पूरे बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया, है ना। तो बंगाल पर जब उसका पूरा अधिकार जम गया तब वह बढ़ा दक्षिण भारत की तरफ, यहीं पे मैसूर का राज्य था, ठीक है, जो अभी कर्नाटक नाम जाना जाता है। तो यह काफ़ी उस समय समृद्ध था और यहाँ का शासक था हैदर अली, ठीक। हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान, जिसका आप नाम सुने हुए, बहुत कहानियों में मिलता है उसका नाम। वह टीपू सुल्तान जो था वह 1782 में यहाँ का शासक बना, कहाँ का, मैसूर राज्य का, ठीक। तो इसी टीपू सुल्तान को क्या किया, अंग्रेज़ों ने हराया और इस मैसूर राज्य को भी हथिया लिया, ठीक है। तो इस टीपू सुल्तान को कब हराया अंग्रेज़ों ने, 1799 में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करके, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम यहीं पे ये मैसूर में ही एक जगह है, मतलब कर्नाटक में ही एक जगह है, वहीं श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ, अंग्रेज़ ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा और 1799 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारा गया और इस मैसूर का राज्य को भी अंग्रेज़ों ने अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों के पास ये बंगाल तो था ही, मैसूर का राज्य भी चला गया। अब देखिए आपका एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सहायक संधि। यह सहायक संधि क्या था, इसको आप समझिए अच्छे से। इसके अंतर्गत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी और इसका खर्च भी उन्हें ही देना पड़ता था। मतलब अंग्रेज़ का जो सैनिक था, फौज था, उसको भारतीय राज्य को अपने अंडर में रखना पड़ता था और उस फौज का जितना खर्चा होता था वह सब उस राजाओं को ही देना पड़ता था, ठीक है।
ठीक है, कितना चालाक था यह अंग्रेज, है ना। यह सहायक संधि सब राज्यों से करवा लिया था। अच्छा, अगर कोई शासक खर्च की रकम अदा करने में अपनी लाचारी दिखाता, मतलब नहीं देता, तो जुर्माने के तौर पर कंपनी उसके इलाके को अपने पूरे कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, अब डरे क्या करता था, सब खर्चा उठाता था, देता था, क्योंकि सब जान रहा था राजा सब कि ये इतना बड़ा बंगाल का जो क्षेत्र था, है ना, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब, है ना, उस समय मुग़ल शासक था, वह तीनों मिल के जब लड़ा तो हार गया। मैसूर का इतना बड़ा टीपू सुल्तान था, वह हार गया, तो हम किस खेत के मूली हैं, है ना। तो वह डर से इस सहायक संधि को सब मान लिया, सब राज्य सब, किससे, अंग्रेज़ों से। अब देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, हैदराबाद का निज़ाम, ठीक, और दूसरा शासक अवध का नवाब था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी को भी रखना पड़ता था। इस अधिकारी को क्या कहते थे, रेजिडेंट कहते थे। ठीक है, इस रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी इन राज्यों के अंदरूनी मामलों पर नज़र रखती थी। मतलब राज्य जो है, कोई अपने अंदर कोई अंग्रेज के विरुद्ध कोई साजिश न रचे, इसलिए हर राज्य में एक रेजिडेंट होता था जो अंग्रेज का अधिकारी होता था, और उसको राज्य में राजाओं को रखना ही पड़ता था। ठीक है, जितने भी वह राजा महत्वपूर्ण फैसला लेता था, वह सभी रेजिडेंट के अंडर में ही होता था। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेज जो था, वह लगभग पूरे भारत के जितने भी राज्य थे, सभी राज्यों पर अपना नियंत्रण बैठा ही लिया था। ठीक है, अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है अंग्रेज़ और मराठे। मतलब अंग्रेज जो था वह बंगाल को हथिया लिया था, मैसूर के राज्य को भी हथिया ही लिया था, लगभग सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में ले ही लिया था। अब मराठा थोड़ा बड़ा राज्य था। देखिए, यह मराठा जो था, यह 1761 में पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था, इसमें मराठा का हार हुआ था, है ना, मुगलों से। लेकिन इसके बावजूद भी मराठा जो था वह बहुत बड़े भागों को नियंत्रित कर रहा था भारत में। ठीक है, लेकिन वह आपस में बटा हुआ था। मतलब कहीं का क्षेत्र सिंधिया शासन कर रहा था, किसी क्षेत्र पर होलकर शासन कर रहा था, किसी पर गायकवाड़, किसी पर भोंसले। मतलब अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों टुकड़ों में बटा हुआ था कौन, मराठा। ठीक है, यह भारत के नक्शे पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों ने इस पूरे मराठा राज्य को भी, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, यह गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, तो इन्हीं सब को मिला के यहाँ पे क्या था, यह मराठा राज्य था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे इस मराठा राज्य पर भी मराठा के राजाओं को हराकर इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक है कंपनी और पंजाब। अब देखिए, पंजाब को भी उसने हथिया लिया अंग्रेज़ों ने, है ना। कंपनी का ध्यान कहाँ गया, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की ओर गया। उस समय वहाँ का राजा था कौन था, महाराजा रंजीत सिंह था पंजाब का। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। किनका, महाराजा रंजीत सिंह का। देखिए, यह जो आपका भारत का जो नक्शा है, यहाँ पे देखिए, यह जो यहाँ पे आपका पंजाब है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ कश्मीर है, और यह पाकिस्तान का भाग है। तो इस पूरे क्षेत्र पर, है ना, यह पूरा जो क्षेत्र था, यह पंजाब का क्षेत्र था। ठीक, और इस पूरे क्षेत्र पर किसका शासन था, महाराजा रंजीत सिंह का। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को भी अपने अंडर में, अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है विलय नीति। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला लिखा हुआ था, यहाँ यह क्या है, विलय नीति। यह विलय नीति क्या था, इसको भी समझिए। ठीक है, तो यह विलय नीति जो था, यह इसका अर्थ यह था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था, तो उस राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई भारत देश का कोई राज्य है और उस राज्य का जो राजा था उसका बेटा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ का राजा कौन बनेगा, है ना, तो वहाँ का राजा नहीं बना था, उस पूरे राज्य को कौन ले लेता था, या ये अंग्रेज जो थे उसको अपने नियंत्रण में ले लेते थे। ठीक है, तो इस नीति के तहत 1848 और 1856 के बीच भारत के कई राज्य जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए क्या हुआ, 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों, मतलब कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मतलब 1856 ईस्वी तक पूरे भारत पर अंग्रेज क्या किया था, नियंत्रण ले चुका था। अब सोचिए कि 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ था कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था कब, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में स्थापित एक व्यापारिक कंपनी कैसे इतने बड़े साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रही। ठीक है, 1600 में वह ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, और देखिए 1856 ईस्वी तक क्या किया था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत देश पर अपना अधिकार जमा लिया था। समझ लीजिए आप। तो बच्चों, इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको आप अच्छे से समझ चुके हैं, आशा है आप समझ गए होंगे अच्छे से।
अब हम अभ्यास प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए पहला है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देखिए पुराने ज़माने में भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार हो रहा था उसमें यूरोपीय नहीं अरबी सौदागर का महत्वपूर्ण भूमिका था। ठीक है, बीच में अरब देश का लोग था, वह क्या कर रहा था, भारत से सामान खरीद के यूरोप में बेचता था। तो व्यापार होने वाले व्यापार में अरबी सौदागरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अगला है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल डैश में रखा जाता था। तो कंपनी जो भारत में माल खरीदी थी उसको अपने फैक्ट्री में या अपने कोठी जो बनवाई थी, है ना, उस कोठी में या फैक्ट्री में रखते थे। ठीक है, एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, मराठा बहुत कमज़ोर हो गया था। अगला है, डैश अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक कौन था? अगला है, डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो विलय नीति का अनुसरण अंग्रेज़ों ने किया, है ना। इस विलय नीति के द्वारा वह क्या करता था, जिस राज्य में राजा का बेटा नहीं होता था उस राज्य को वह हथिया लेता था, अपने नियंत्रण में ले लेता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही और गलत बताइए। आपको पता करना है कौन सही कौन गलत है। देखिए पहला है, यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। यह गलत है, क्योंकि यूरोप के व्यापारी भारत से माल खरीदने आए थे और बदले में क्या करते थे, वे लोग सोना चांदी हमारे देश को देते थे। ठीक, तो यह गलत है। अगला है गलत। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। सही है ना, उसको एकाधिकार मिल गया था। अगला है, भारतीय राज्य एकता के अभाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले गए। सही बात है, आप समझे होंगे, है ना, टूटता गया और बिखरता गया। अगला है, कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। सही बात है ना। अंग्रेज़ क्या किया था, मात्र 3,000 रुपया दे के पूरे कर मुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया था मुगल साम्राज्य से, जिससे बंगाल को काफ़ी हानि हो रहा था। अगला है, कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोपें और बंदूकें थी, है ना। सही बात है, कंपनी की जो सेना थी वह काफ़ी दक्ष थी, उनके पास बेहतर अच्छे बंदूक थे, अच्छे तोप थे उनके पास, है ना, इसलिए उनकी सेना जीत गई। अब देखिए अगला है, आइए विचार करें। इन प्रश्नों का आपको हल करना है। पहला है, यूरोप की व्यापारी कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया? ठीक, कहने का मतलब है कि यूरोप की व्यापारी कंपनियां व्यापार करने आई थी, लेकिन यहाँ राजनीतिक मामलों में क्यों हस्तक्षेप किया? इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यूरोप की व्यापारी कंपनियों का भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मुख्य कारण निम्न था। देखिए पहला कारण तो यह था कि उन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और करों में छूट प्राप्त करना, मतलब बिना टैक्स दिए व्यापार करना, जो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब राजनीतिक क्षेत्र से ही ये सुविधाएँ मिल सकती थी। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है कि मुगल शासन के कमज़ोर पड़ने पर भारतीय राज्य टूट कर बिखर रही थी, है ना, जिससे उन कंपनियों का यहाँ के राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ बंगाल पर क्यों अधिकार जमाना चाहते थे? ठीक है, देखिए बच्चों आपसे अनुरोध है कि इन प्रश्नों का आप पढ़ें, आप खुद से इसका हल करें, है ना। आप अपने से लिखेंगे उसका बात अलग रहेगा, है ना। वह किसी का देखा हुआ या फिर किसी का कहीं अन्य जगह से लिखने से लाख गुना बेटर रहेगा। आप गलती ही लिखें लेकिन अपने से लिखें। ठीक है, तो अंग्रेज़ बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? देखिए क्योंकि मुगल काल में बंगाल भारत का बड़ा और सबसे धनी और समृद्ध प्रांत था। ठीक है, बंगाल जो था वह सबसे बड़ा और समृद्ध प्रांत था। बंगाल पर अधिकार करके वे बाकी राज्यों को आसानी से अधिकार कर सकते थे और बिना किसी को कर दिए वे आसानी से व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो 1756 में सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उनके परिवार में कलह झगड़े होने लगे, जिसका फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ बंगाल में अपना अधिकार जमाने में सफल रहे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर, क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया? ठीक है, तो सहायक संधि क्या था आप इसको समझ चुके हैं पीछे। इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और मुगलों की मिलीजुली सेना की अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में करारी हार हुई थी। आपको तो पता है 1764 में बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेज़ एक तरफ था और अवध, मुगल और बंगाल एक तरफ था। ठीक है, जिसमें
जिसे भारत के अन्य राज्यों के शासक जो थे वह क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे। वे समझ रहे थे कि जब इतना बड़ा ये बंगाल, अवध और मुगल का सेना हार गया तो हम किस खेत के मूली हैं, ठीक है। तो जिसे भारत के अन्य राज्यों के शासक भयभीत थे और वे अंग्रेजों के सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करते चले गए, ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इस दोनों युद्ध में से आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों मानते हैं, आप समझें इसको, आप खुद से हल करने का प्रयास करें, खुद से उत्तर देने का प्रयास करें। वैसे इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया और उसका सेनापति जो मीर जाफ़र था, जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, है ना, वह वहाँ का नवाब बना दिया गया, ठीक है। लेकिन 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से बुरी तरह हार गई थी, ठीक है। बंगाल, अवध और मुगल का तीनों का संयुक्त सेना था, वह तीनों लड़ रही थी अंग्रेज़ों से, वह तीनों क्या हुई, हार गई, जिससे अंग्रेज़ों को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो पूरा क्षेत्र था उस पूरे क्षेत्र का दीवानी मिल गया, ठीक है। अतः बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए निर्णायक था, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था आपका अध्याय, यहाँ पे समाप्त हुआ। देखिए अगला है, आइए करके देखें, मीर कासिम, हैदर अली, टीपू सुल्तान, महाराजा रंजीत सिंह के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाकर इनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें। देखिए नेट का ज़माना है, आप नेट से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इन सभी का चित्र आप देख सकते हैं नेट पर, ठीक है, गूगल से सर्च करके। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय ख़त्म हुआ। यह अध्याय आपको कैसा लगा, आपको मज़ा आया पढ़ने में, आप ज़रूर बताएं हमको कमेंट करके, है ना। अच्छा लगा तो लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।